नमस्कार साथियों, आज डॉक्टर प्रदीप कुमावत हमारे साथ हैं, जो कि लाफ्टर गुरु तो हैं ही, साथ में भारतीय संस्कृति के जानकार भी हैं। और उदयपुर में जो नव वर्ष संबंधी जो समारोह होते हैं उसके आप सूत्रधार हैं। भव्य आयोजन होते हैं उदयपुर में। आज खास तौर से हम नव वर्ष से संबंधित जो आयोजन हैं इनको लेकर के बात करेंगे। डॉक्टर कुमावत, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। आप सभी श्रोताओं को मेरी ओर से नमस्कार और नववर्ष की शुभकामनाएं। डॉक्टर कुमावत, जब नववर्ष की बात आती है, भारतीय नववर्ष के बारे में अभी भी जानकारियां थोड़ी सी कम हैं। हम 1 जनवरी को ज़्यादा सेलिब्रेट करते हैं, तो मैं सबसे पहले चाहूँगा कि क्या भारतीय नववर्ष है और आप उसकी व्याख्या किस रूप में करते हैं? देखिए, वैसे तो हमारी भारत की संस्कृति सनातन संस्कृति कही जाती है और अंग्रेजों से पहले हमारे देश में जिस प्रकार का पंचांग का चलन था, वो पंचांग हमारे सभी समाज में सर्वमान्य था। कोई भी ऐसा कार्यक्रम आज भी ऐसा नहीं है कि इस पंचांग के बिना हो सकता हो। अंग्रेजों के आने के बाद हमने उस ग्रेगोरियन कैलेंडर है उसको हमने स्वीकार कर लिया। रोज़मर्रा के आम जीवन में इसकी उपयोगिता को दिनांक की दृष्टि से, डेट की दृष्टि से, लेकिन हमारे जितने व्रत हैं, हमारे उपवास हैं, शुभ मुहूर्त हैं, त्योहार हैं, होली, दिवाली, एकादशी, पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा, जो भी हमारे जितने भी पर्व और उत्सव हैं, उन सब का आधार तो विक्रम संवत का हमारा भारतीय पंचांग ही है। इसलिए सुविधा के हिसाब से हमने इनको डेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, लेकिन अभी भी चलन जो है भारतीय पंचांग का है। ये अलग बात है कि आज की युवा पीढ़ी हमारे इन तिथियों के बारे में अनभिज्ञ रहती है, जानकारी नहीं लेती है और नववर्ष के बारे में अब धीरे धीरे पूरे भारतवर्ष में जो चेतना उदयपुर से जगी, वो पूरे भारत के साथ पूरे विश्व में भारतीय नववर्ष के रूप में फैलने लगी है। डॉक्टर कुमावत, आपका जो संस्थान है वो नववर्ष को लेकर एक तरह से कहें तो ध्वजवाहक रहा है उदयपुर में। पहले तो मैं चाहूँगा कि ये जो नववर्ष है इसका कब शुरुआत हुई भारत में, इसके इतिहास के बारे में थोड़ा बताएं आप, जो हमारा सुनने वाला है उसकी जानकारी के लिए। सभी जब हमारे राजे रजवाड़े थे तभी सभी के मैं समझता हूँ कि राज्यों में महाराजा जो थे, महाराणा जो हुआ करते थे, जैसे मेवाड़ की बात करें तो उस समय का पंचांग जो है उसी दिन चैत्र शुक्ला एकम के दिन ही उसको रिलीज़ किया जाता था और सभी जगहों पर उस दिन आगे का भविष्य, बारिश कैसी होगी, इस साल फसल कैसी रहने वाली है, इस साल कोई प्राकृतिक प्रकोप तो नहीं रहने वाले, वो सब पंचांग उस समय रिलीज़ किए जाते थे। रही बात मनाने की, जो परंपरा है वो विलुप्त हो गई। तो हमने विक्रम संवत 2040 में श्रद्धेय श्यामलाल जी कुमावत मेरे पिताश्री ने एक पहल की कि ये हैप्पी न्यू ईयर की बजाय हमारे बच्चे जो है भारतीय नववर्ष को क्यों ना मनाएं, और इसके लिए उन्होंने सभी विद्यालयों के बच्चों को इकट्ठा कर एक रैली जैसा निकाला उदयपुर में। वहाँ से शुरुआत हुई। तो उस समय रैली बहुत बड़ी हुई, सभी स्कूलों के लोगों ने सहयोग किया, आज भी करते हैं, लेकिन अब कार्यक्रम का रचना दूसरी हो गई। तो उसके बाद से 2042 में फिर हमने एक दीप प्रवाह कार्यक्रम शुरू किया गणगौर घाट पे। उस समय भी खूब अच्छा रिस्पांस मिला, लोग खूब जुड़े। फिर हमने होते होते हमने रामायण के पात्र अरुण गोविल को हमने इस कार्यक्रम में बुलाया। तब नाथद्वारा से लेकर उदयपुर तक 1 से 1.25 लाख लोग उस कार्यक्रम में उमड़े और वो दूध तलई पर मैनेजेबल नहीं रहा। तब से फिर हमने बड़े अतिथि को बुलाना छोड़ के लोगों के बीच में जागरूकता और जन चेतना और अच्छे से इसको मनाएं, तो वो दृष्टिकोण रखते हुए हमने इस कार्यक्रम को गति दी। और अब हम 7 दिवसीय से 8-9 दिवसीय तक कार्यक्रम करते हैं, ताकि 9 दिन पहले से लोगों को पता चल जाए कि नववर्ष आ रहा है तो नए कपड़े बनाने हैं, घर में लपसी बनानी है, कोई नई चीज़ लानी है, या नववर्ष के दिन हमको क्या तैयारी करनी है, कैसे परिवार के लोगों को बुलाना है या रिश्तेदारों के यहाँ जाना है। तो हम एक जागरूकता लाने का एक प्रयास कर रहे हैं और 9 दिन पहले से ही हम जब ढोल बजाना शुरू कर देते हैं
तो निश्चित रूप से वो उसकी गूंज हर घरों में पहुंचती है। और यही काम हमारा है कि हम जन चेतना जगाएं और लोगों के बीच में नववर्ष के कार्यक्रमों के बारे में एक ऐसा वातावरण बना दें कि आने वाले समय में महोत्सव की जरूरत ही नहीं पड़े। जैसे होली दिवाली बनती है वैसे नववर्ष बनता रहे। डॉक्टर कुमावत, ये शायद 40वां नववर्ष समारोह आप आयोजित कर रहे हैं इस बार, और 40 साल पहले जब आपने शुरुआत की, आपने बताया कि 2040 में आपने शुरू किया, एक जो आज का सन है, क्योंकि बहुत से लोग उसको को रिलेट नहीं कर पाते, उसके अकॉर्डिंग वो कौन सा बैठेगा, और थोड़ा इस आयोजन की रूपरेखा जो अब है आपकी वो किस तरह की, दोनों पे प्रकाश डालें। देखिए, एक तो ये कि हमारी तो 21वीं सदी की बात करते हैं तो हम तो 57 साल आगे चल रहे हैं इनसे। आज 2023 है और हमारा जो विक्रम संवत है वो 2080 में प्रवेश करेगा, तो हम 57 साल आगे हैं। काल गणना की दृष्टि से हमारा जो ये पंचांग है ये हर दृष्टि से श्रेष्ठ है और गणितीय दृष्टि से भी बहुत उत्तम है। तो 2080 का जब हम आयोजन कर रहे हैं तो मैंने एक प्रयास किया है कि हमने मुगल हिस्ट्री पढ़ ली, हमने अंग्रेज़ों की हिस्ट्री पढ़ ली, हमने यूरोपियन हिस्ट्री पढ़ ली, लेकिन स्थानीय जो हमारी इतिहास है, हमारी विरासत है, उनसे हम कभी कनेक्ट ही नहीं कर पाते, जोड़ ही नहीं पाते हैं। तो मैंने ये प्रयास किया कि इस बार विक्रमादित्य की जो प्रतिमा हमने लगाई है, वो उसकी चल प्रतिमा लेके उसको हम विरासत से जोड़ने का काम करें। उन दरवाज़ों में जिनके पीछे इतिहास छिपा है, ये दरवाजे जिनके पीछे चांदपोल, हाथीपोल, ब्रह्मपोल, किशनपोल, दिल्ली दरवाज़ा, अम्बापोल, रामपोल, अब रामपोल के बारे में कोई जानता ही नहीं उदयपुर में। तो ये ऐसी पोल हैं जिन पोलों के पीछे इतिहास छिपा हुआ है, ये हमारी धरोहर है। तो विक्रमादित्य भी हमारी धरोहर है और ये हमारा संवत भी धरोहर है। तो मैंने इन तीनों चीज़ों को कनेक्ट किया, एक तरफ विक्रमादित्य है, एक तरफ नववर्ष है और तीसरा हमारे जो स्थापत्य की विरासत है। इन त्रिकोण को मैंने जोड़ने का काम किया विक्रम विरासत परिक्रमा नाम देकर, और स्थानीय लोगों को जो उस तबके के लोग हैं जो वहाँ रहते हैं, दुकानदार हैं, सेवा करते हैं, सफाई करते हैं, ऐसे लोगों को हमने सम्मान करने का कार्यक्रम किया, विक्रम गौरव सम्मान उनको देने का। फिर उसके बाद हम भारत माता का पूजन करेंगे, आरती करेंगे। फिर कुछ हमने संतों के, मेवाड़ के संतों का समागम का कार्यक्रम हमने कल शनिवार को रखा है। और वैसे ही एक दिन फतेहसागर पर पगड़ी सजाओ, हमारी विरासत में एक हिस्सा पगड़ी भी है, हमारे भारतीय पारंपरिक वेशभूषा भी है, उसको भी हमने फतेहसागर के किनारे रखा है। वहाँ फिर थोड़ी भव्य आतिशबाजी भी करेंगे, लोगों बच्चों को पगड़ी पहनने के कि भाई सुंदर लगते हो तुम, पगड़ी पहनो, धोती पहनो, ये भाव उसके पीछे छिपा है। और फिर 21 तारीख को विक्रम संवत 2079 को हम विदा करेंगे, एकलिंग से ज्योति कलश यात्रा लाएंगे और सभी को संत श्री जो आएंगे वो सब आशीर्वाद प्रदान करेंगे। खुशहाल भारती जी जो दिगंबर संत हैं वे हमारे साथ यात्रा में रहेंगे और गणगौर घाट पर जाकर पिछोला जल पूजन करके हम गंगा आरती करेंगे कि हमारी गंगा तो उदयपुर की पिछोला है, इसी से हम पानी पीते हैं, हमारे टूरिस्ट भी इसी से आकर्षित होकर आते हैं। तो ये भाव हमारे लोगों में रहना चाहिए, इस झील का संरक्षण करें, ये पूजनीय है और जिसकी हम पूजा करते हैं उसमें गंदगी नहीं फेंकते। तो ये भाव उसके पीछे है, वो भी हमने इसमें जोड़ा। और फिर प्रातःकालीन वेला में 22 तारीख को जब चैत्र शुक्ला एकम होगी 22 मार्च को, तो तिलक लगाएंगे बच्चे, आलोक संस्थान के लोगों को शुभकामनाएं संदेश देंगे, प्रसाद देंगे। नीम, काली मिर्च और मिश्री, नीम का जो कड़वापन है वो भी जीवन का हिस्सा है, मिश्री का मीठापन जीवन का हिस्सा है और काली मिर्च का कसेलापन वह भी जीवन का हिस्सा है। तीनों रस मिलेंगे तो ही जीवन की धारा आगे बढ़ेगी, ये सोच हमारी है और इसी को लेकर ये सारे कार्यक्रम किए गए हैं। मैं समझता हूँ उदयपुर के लोगों का और आकाशवाणी का भी मैं आभारी हूँ कि हर वर्ष इस कार्यक्रम की आप एक वार्ता प्रस्तुत कर लोगों में जो उदयपुर नहीं आ सकते
उन तक भी ये संदेश पहुंचाने का काम करते हैं। और आकाशवाणी इन दिनों मन की बात से भी बहुत कुछ आगे जा रही है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी बहुत आकाशवाणी को जिस तरह से मान दिया है और वो एक संदेश दिया है, मैं समझता हूँ हमारे लिए भी गर्व की बात है कि नववर्ष की शुभकामनाएं आज आकाशवाणी के माध्यम से जन जन तक पहुंच रही है। डॉक्टर कुमावत, विरासत की आप बात कर रहे थे, धन्यवाद ये जो आपने उत्साहवर्धक हमारे लिए टिप्पणी की। आकाशवाणी संस्थान के रूप में गौरवान्वित महसूस करता है इन चीज़ों से। आपने विरासत की चर्चा की थी बीच में। हम नववर्ष के नाम से जो आयोजन, मेरे दिमाग में जो चित्र खिंचता है वो खिंचता है कि किसी रिजॉर्ट में पार्टी चल रही है, कहीं कुछ पटाखे छूट रहे हैं, रात को केक काटा जा रहा है। आपकी जो रूपरेखा है, भारतीय जो रूपरेखा है नववर्ष मनाने की, वो आम परिवारों के बीच में वो क्या है? आम परिवारों के बीच में जो पाश्चात्य संस्कृति का अनुसरण करते हैं और नई 1 जनवरी को उनकी सुबह बड़ी अलसाई हुई और ऐसी ठंड में ठिठुरती हुई अजीबोगरीब तरह से एक शुरुआत होती है उनकी, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। हमारे यहाँ पर उत्साह से इस समय चैत्र में नव कोंपलें खिलती हैं, बसंत की बहार होती है, प्रकृति श्रृंगार करती है, प्रकृति स्वयं श्रृंगार करके इस नव संवत्सर का स्वागत करती है। पतझड़ के बाद का मौसम। हाँ, और पतझड़ के बाद का जो मौसम है तो वो हरी हरी कोंपलें, पीली कोंपलें हमको आह्लादित करती है हर पेड़ पे। और अमलताश के जो वो गुच्छे हम देखते हैं पीले रंग के, तो मन में वो एक ऊर्जा भरते हैं। वो पीपल के पत्ते जो पर्पल कलर के होते हैं। बिल्कुल, तो वही इसलिए इसको मदनोत्सव भी बोला गया है और कौमुदी उत्सव भी इसी मौसम में होता है। और चैत्र के दिन जब वो नई हमारी कोंपलें नीम की खाते हैं, वो स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छी मानी जाती है कि जिसने चैत्र में नीम पी लिया या खा लिया वो पूरे साल भर स्वस्थ रहेगा। ऐसी मान्यता नहीं है, ये वैज्ञानिक रूप से अप्रूव हो चुका है आयुर्वेदिक दृष्टि से कि आप अगर नीम का सेवन करते हैं चैत्र मास में 15 दिन भी, तो आपको फिर कोई बीमारी नहीं लगेगी। तो मैं समझता हूँ कि हमारा जो नववर्ष है वो इतना वैज्ञानिक है, इतना सुंदर है और इतना मैं समझता हूँ कि समय पर, कसौटी पर कसा गया सबसे सुंदर पर्व है हमारा नववर्ष। उस दिन घरों में, भारतीय घरों में, गाँवों में आज भी लपसी बनाई जाती है और भगवान को भोग लगा के जो नया अनाज है उस दिन कूटा जाता है, तो वो उस दिन नए अनाज का भोग भी भगवान को लगता है। तो ये एक हमारी बहुत अच्छी परंपरा है, इसको जीवित रहना चाहिए, इसके लिए हम प्रयास करते हैं। चैत्र जो मास है उसमें आयुर्वेद में भी कहा जाता है कि हमारा जो रक्त है वो बदलता है, नया खून आता है और पुराना खून उसकी जगह से जाता है। ये हमारी जो ऐतिहासिक रूप से आयुर्वेद की जो पढ़ाई है वो बोलती है इन चीज़ों के लिए। कई जगह मिश्रित अनाज का भी प्रयोग किया जाता है जो कि अब खान पान से, भारतीय परिवारों से गायब हो रहा है। ये नववर्ष से किस तरह से संबंधित है? देखिए, अभी चैत्र मास प्रारंभ हो चुका है तो उसका कृष्ण पक्ष चल रहा है। इस कृष्ण पक्ष में आप सोचिए कि हम एक दिन शीतला सप्तमी के दिन हम गर्म खाना नहीं बनाते, ठंडा खाना खाते। यानी अब हमारा जो समय है आज के बाद ठंडा भोजन और ठंडी चीजें खाने का शुरू हो जाती है। वैज्ञानिक आधार है, ये आयुर्वेद बोलता है कि इस समय हमारा वात पित्त कफ तीनों जो है वो बैलेंस होते हैं, जबकि ज्यादातर हम गर्म खाना खाने, हाँ, हम सोचते हैं कि गर्म ही खाते रहे। तो वो सर्दी के मौसम तक ठीक था, अब मौसम ऋतु परिवर्तन है तो उसमें कुछ ठंडी चीजें जो हमारे पेट में ठंडक पहुंचा सके, शरीर को पुष्ट कर सके। आज पूरे विश्व में चर्चा हो रही है कि मोटे अनाज की जी। आज मोटे अनाज को खाना चाहिए और मोटा अनाज हमारे शरीर की दृष्टि से बहुत, स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत उत्तम है। डायबिटीज वालों को अब ग्लूटेन, गेहूं खा के उनको ग्लूटेन जो है वो एक समस्या मूलक चीज मानी गई है। तो हमारे यहाँ तो गेहूं खाने की संस्कृति थी नहीं, गाँव में आज भी मक्की की, बाजरे की रोटी खाई जाती है, ज्वार की, बाजरे की रोटी बनाई जाती है, राब बनाई जाती है, खिचड़ा बनाया जाता है, अच्छा सब्जियां खाई जाती है और मोटे अनाज के साथ सब्जियां जो है वो भी उसी ढंग से खाई जाती है। और हमारे जो मसाले हैं वो सब हमारे शरीर के
एंजाइम्स को पुष्ट करने वाले हैं। तो हम पता नहीं चाइनीज़ फूड और इनकी तरफ क्यों दौड़ रहे हैं, फास्ट फूड खा के, जंक फूड खा के हम अपने बच्चों का पेट खराब कर रहे हैं, उनकी आदतें खराब कर रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पिलाकर हम उनको उनकी आदतें खराब कर रहे हैं। तो भारतीयता की ओर बढ़े, छाछ मट्ठा पीजिए। आज छाछ पियेंगे तो आपका स्वास्थ्य गर्मियों में कैसा अच्छा रहेगा। हमारे यहाँ पर तो गांव में आज भी प्याज लेकर एक मुक्का मार के उसको चाकू यूज नहीं किया जाता, चाकू नहीं यूज किया जाता, वो मुक्का मार के तोड़ा जाता है और उस मक्की की रोटी के साथ जो खाया जाता है उसका स्वाद ही अद्भुत होता है। और वो जो सिलबट्टे पे घिसी हुई मिर्ची की जो चटनी होती है या धनिए की जो चटनी होती है और थोड़ा गुड़ और इमली उसमें मिला दी जाती है, उसका स्वाद आप देखिए, वो कहीं गुम हो गया, आजकल की मिक्सियों ने वो स्थान ले लिया। लेकिन ये परंपराएं वापस लौट रही हैं। लोग उस कुकर की जिसमें केवल अनाज फटता है, दाल फटती है, पकती नहीं है, पकती तो वो मिट्टी की हांडी में ही है। मसूर की दाल को 10 महीने उगने में लगते हैं, तो वो 10 मिनट उस मिट्टी की हांडी में पकने में तो समय लेगा। हम उसको कुकर में डाल के उसको ब्लास्ट कर देते हैं, उसकी पौष्टिकता नष्ट कर देते हैं। तो वापस हम अपनी जड़ों की ओर लौट रहे हैं। नव वर्ष भी यही संदेश देता है कि आइए हमारे पुरानी संस्कृति की ओर लौटें, तो स्वस्थ रहें, स्वस्थ जीवन अपनाएं। डॉक्टर प्रदीप, कहा यह जाता है कि जैसा खाओ अन्न वैसा आपका मन। इसका आप खान पान से कुछ संबंध है क्या? मानसिक जो स्थिति है व्यक्ति, बिल्कुल है। ऐसा माना जाता है कि जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। बिल्कुल सत्य है। अगर आप मांसाहारी हैं तो आपके अंदर हिंसा के वो भाव निश्चित रूप से पैदा होंगे। आपने अगर हमको ये माना जाता है कि जब हम भोजन समाप्त कर रहे होते हैं तो थोड़ा मीठा खाना चाहिए, थोड़ा तीखा भी खाना चाहिए। तो वो मीठा और तीखा जो हमारे मसालेदार जो हमारी जो चीज़ें हमने खाई है उनको वो कंपनसेट कर लेते हैं। तो कई बार हम ऐसी चीज़ें खा लेते हैं, जैसे चाइनीज़ फूड में अक्सर करके बहुत सी चीज़ें ऐसी मिलाई जाती जो एकदम हमारे ब्लड प्रेशर को उत्तेजक, ब्लड प्रेशर को भी बढ़ा देती है, हार्ट बीट बढ़ा देती है और हम को टेस्टी लगती है। लेकिन वो टेस्ट अंदर जाने के बाद हमारे पेट को जब गड़बड़ करता है, हमारे माथे की गर्मी बढ़ जाती है, तो वो चीज़ें सारी हमारे शरीर में, हमारे व्यवहार में, हमारे विचार में प्रकट होने लगती। बदलाव महसूस कर रहे हैं आप या अभी भी असंतुष्ट हैं? अभी बहुत प्रयास करने पड़ेंगे। बदलाव महसूस तो कर रहे हैं। वो वैसी बात है कि ये जाना भी धर्मम नचमे प्रवृत्ति, जानाभ्याम अधर्मम नचमे निवृत्ति। मैं धर्म क्या है ये तो जानता हूँ, दुर्योधन कहता है, लेकिन मेरी इसमें प्रवृत्ति नहीं हो सकती। मैं ये भी जानता हूँ ये अधर्म है, लेकिन मेरी इससे मुक्ति नहीं हो सकती। वैसी बात आज की युवा पीढ़ी में कि वो जाएंगे और पिज़्ज़ा खाएंगे ये जानते हुए कि ये हमारे शरीर में नुकसान पहुंचाने वाले हैं। माताएं चिल्लाती रहती है रोटी खा लो। आजकल बच्चे ईटिंग आउट वाली फेज में चल रहे हैं। घर के खाना उनको पसंद नहीं है, दाल रोटी पसंद नहीं है, जबकि वो पुष्ट है। डॉक्टर प्रदीप, एक और चीज़ हो रही है, ये जो पारंपरिक जिन चीज़ों की हम और आप चर्चा कर रहे हैं या इनको श्रेष्ठ बता रहे हैं, इनकी एक पैकेजिंग करके बाजार दे रहा है और वो बहुत महंगे दामों पे दे रहा है और उनको बाकायदा अच्छे ब्राउन शुगर के नाम पे या तरह तरह के जो दलिए बना करके उसके जो ये दे रहा है, ये चीज़ें उतनी महंगी नहीं होती जितनी इनको मार्केट दे रहा है, परोसी जा रही है। वो ये बिल्कुल। आजकल एक और समस्या चली है, हम अभी वैसे चर्चा नववर्ष की कर रहे हैं लेकिन ये सब उससे जुड़ी हुई बातें। अभी हमारे देश में एक और चला है कि ऑर्गेनिक फूड। हाँ, अरे भाई, हमारा तो ऑर्गेनिक ही था। गाय का गोबर जितना निकलता था, गाय का जो मूत्र निकलता था, गौमूत्र को उस फसलों पे छिड़का जाता था, तो उसमें कोई कीटनाशक की जरूरत नहीं पड़ती थी। पानी में मिला के गौमूत्र को छिड़का जाता था और गाय के गोबर को खाद के रूप में काम में लिया जाता था। तो वो चीज़ें जो वैसे ही ऑर्गेनिक होती थी, हमको ये बताना नहीं पड़ता था ये ऑर्गेनिक है। अब ये बताना पड़ रहा है क्योंकि बाकी सब चीज़ें पेस्टिसाइड से बन रही हैं, दवाइयों से बन रही है, तो उस पैकेजिंग का वो फ़ायदा उठा रहे हैं और जिसके 2 रुपए का दाम है उसके 200 रुपए ले रहे हैं। डॉक्टर प्रदीप, वापिस नववर्ष पे आते हैं। भारतीय कैलेंडर जो है वो शक संवत को मानता है, भारतीय संविधान, और भारत भर में कई तरह के कैलेंडर्स यूज में होते हैं। हर एक शासक ने अपना कैलेंडर
इंट्रोड्यूस किया है समय समय पर। अब ये शक संवत, विक्रम संवत और कौन से को हम ज़्यादा आधिकारिक माने, क्योंकि सब भारतीय ही हैं, इसके बारे में आपकी टिप्पणी चाहूँगा। शक विदेशी आक्रांता थे और उन्होंने हम पर आक्रमण किया और उन्होंने अपना शक संवत चलाया, लेकिन शकों पर विक्रमादित्य ने विजय प्राप्त की और विजय प्राप्त करने के बाद मैथमेटिक्स के हिसाब से उज्जैन को उस सारे पंचांग का केंद्र माना। महाकाल जो है उस पंचांग के प्रवर्तक हैं, इसलिए सबसे साइंटिफिक जो सौर वेधशालाएं बनाई गई थी, वो सारे राजा महाराजा सौर वेधशालाएं बनाते थे और उसके आधार पर पंचांग बनता था। तो मूल आधार है आज भी, वो मूल आधार विक्रम संवत पंचांग ही है। मेघनाथ साहा ने कमेटी बनी थी, सबने रिकमेंड किया था कि विक्रम संवत को ही राष्ट्रीय संवत घोषित किया जाना चाहिए। तो ये जो सर्वमान्य संवत है वो विक्रम संवत ही है और बाकी जो दूसरे पंचांग है उनका आधार भी विक्रम संवत है। मैं थोड़ा सा इस कैलेंडर से आगे बढ़ना चाहता हूँ जी। क्योंकि जो संवत होते हैं या जो साल होता है वो आपके जीवन का एक तरह से ड्राफ्टिंग होती है साल भर की। क्या खासियतें हैं विक्रम संवत में जो इसको औरों से अलग करती? एक तो ये कि हमारा जो विक्रम संवत है ये काल गणना के हिसाब से बिल्कुल साइंटिफिक है। हमें कभी भी किसी घड़ी को आगे नहीं करना पड़ा या कभी पीछे घटाना नहीं पड़ा, क्योंकि हमारे यहाँ पर अधिक मास की परंपरा है। वो अधिक मास की परंपरा चंद्रमा की कलाएं को कैलकुलेट करके जो हमारे 27 नक्षत्र हैं उनको बहुत प्रभावी ढंग से अध्ययन करके हमारे पुरखों ने इस पंचांग को निर्मित किया। पंचांग विक्रमादित्य ने नहीं बनाया, पंचांग तो पहले से चल रहा था, लेकिन विक्रमादित्य के समय महाराजा विक्रमादित्य ने पूरी पृथ्वी पर जितने लोग थे उनके कर्ज को चुकता किया। उसके बाद वो चक्रवर्ती सम्राट बने, उनके सम्मान में उस संवत का नाम विक्रम संवत किया। अन्यथा ये पंचांग तो वैदिक काल से चला आ रहा है। तो इसलिए सबसे सही अगर कैलकुलेशन के हिसाब से, और आज पूरी दुनिया इस बात को मानती है। और रही बात जहाँ तक आप देखिए मार्च और अप्रैल में ही हमारी जो इकोनॉमी का जो बजट है वो भी इसी में आता है। तो हमारा आधार तो यही है, फसलों के आधार पर हमारे पर्व उत्सव जो है वो सब हमारी इकोनॉमी के से सीधे कनेक्टेड हैं और उस इकोनॉमी से कनेक्टेड वो सब पर्व और उत्सव है, उसका आधार विक्रम संवत है, इसलिए ये सर्वमान्य है। बिल्कुल। और आयुर्वेद में तो शल्य चिकित्सा जो है वो इस समय रिकमेंड की जाती है खासतौर से। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि कहते हैं कि कोई सर्दी नहीं कोई गर्मी नहीं, बिल्कुल सम है। ये भी माना जाता है कि घाव जल्दी भरता है। हाँ, ये जो एक इसकी जो रोचकता है या इसके जो फैक्ट्स हैं वो अन्य संवत से आपको अलग करती है। मेवाड़ डॉक्टर कुमावत कभी गुलाम नहीं रहा, ये कहा जाता है। यहाँ इस संवत को मनाने की जो परंपरा है वो कैसी है? और आपने तो उसको पुनर्जीवित किया ही है, लेकिन आम लोक जन के अंदर किस तरह के इसकी परंपरा रही है? ये उस समय हमारे महाराणा जो होते थे वो सवेरे सवेरे पूजन करके और फिर आते थे, फिर नया पंचांग ब्राह्मण पढ़ते थे और उस पंचांग का वो लोकार्पण करते थे। अपने मेवाड़ में अबे या चीजा आना धना में वेगा। ठीक नववर्ष के बाद गणगौर आ जाती है तृतीया को जी। तो गणगौर फेस्टिवल भी उस समय बहुत धूमधाम से मनता था। तो नववर्ष से ही सारे कार्यक्रमों की शुरुआत होती थी मेवाड़ में। तो एक तरह से सब कुछ नया शुरू हो रहा है, तो उस दिन ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी जाती थी। नए अगर कोई जागीरदार अपॉइंट करने होते तो उस समय किए जाते थे। किसी को ज़मीनें बख्शीश में देनी होती तो उस दिन दी जाती थी। किसी को कैद से मुक्ति देनी है तो उस दिन दी जाती थी। कोई नए मंत्री बनाने हैं, प्रधान बदलने, तो वो चैत्र शुक्ला एकम के दिन से किए जाते थे। ये मेवाड़ की परंपरा है। मंदिरों में जाकर लोग उस दिन प्रसाद दर्शन करते हैं, आरती करते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं। और जैसा मैंने कहा नीम, काली मिर्च और मिश्री खाने की परंपरा है, तो वो भगवान को भोग लगा के उसको खाते हैं प्रसाद स्वरूप। ये भी एक हमारे यहाँ की परंपरा है। डॉक्टर कुमावत, ये जो आयोजन है ये अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग है। जब हम निकलते हैं नववर्ष के दिन तो किसी भी चौराहे पे
हमको दो लोग मिलते हैं उदयपुर में, दो बच्चे मिलते हैं, लड़कियां मिलती हैं, कभी लड़के मिलते हैं, और वो आपके ही संगठन से हैं या आपके ही संस्थान से होते हैं, वो थोड़ा सा हमको देते हैं। इसके पीछे क्या परिकल्पना है, क्या किस तरह उसके से? पीछे ये भाव है कि ये बच्चे जब सड़क पर खड़े होते हैं तो इनमें ये एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है कि मैं देश के लिए कुछ कर रहा हूँ, संस्कृति के लिए कुछ कर रहा हूँ। और वो बच्चों का जो कॉन्फिडेंस होता है, वो पढ़ाई उनको याद नहीं रहती, लेकिन वो जब भी लौट के आते हैं, 55 वर्ष हो गए संस्थान को और 40 साल से हम ये करें, तो बच्चे याद करते हैं कि सर हम सड़क पर खड़े होकर हमने दिल्ली गेट चौराहे पर तिलक लगाए थे, 2-2 घंटे तक दौड़ दौड़ के लोगों को रोका था और सबने हमसे बड़े प्रेम से, विनम्रता से हमसे तिलक लगवाया। एक दिन एयरपोर्ट से एक गाड़ी आ रही थी, उस गाड़ी को बच्चों ने रोक दिया, गाड़ी को रोका और ड्राइवर रोकना नहीं चाह रहा था, लेकिन अंदर बैठी हुई वो शख्सियत जिनका नाम है लता मंगेशकर, वो मेवाड़ अलंकरण समारोह में आ रही थी, उन्होंने गाड़ी रुकवाई और कहा बच्चे क्या चाहते हैं। तो बच्चों ने लता दीदी के तिलक लगाया। बच्चे उनको पहचान नहीं पाए थे। फिर उनको नीम और काली मिर्च और मिश्री के प्रसाद दिया कि ये क्या कर रहे हो, कि आज हम अपना नव संवत्सर है, नया साल है, हम वो मना रहे हैं। तो लता दीदी ने कहा तुम गुड़ी पाड़वा मना रहे हो? अरे वाह, जिस स्कूल के बच्चे इतने अच्छे हैं उस देश का भविष्य क्या होगा। दैट वाज ए बेस्ट कॉम्प्लीमेंट एवर गिवन बाय एनी इंडिविजुअल इन द हिस्ट्री ऑफ नववर्ष। मैं समझता हूँ वो हमारे लिए बहुत गौरव का पल था। और बाद में बच्चों को पता चला कि ये लता मंगेशकर लता दीदी हैं, वो भी बहुत प्रसन्न हुए क्योंकि उन टीचर ने पहचान लिया था। उस समय हमारे पास मोबाइल और ये कैमरे नहीं थे, नहीं तो हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन जो बात आपने कहा ना, ये संस्कार का बीजारोपण है, ये उस कॉन्फिडेंस को डेवलप करने का तरीका है कि सड़क पर खड़े होकर अनजान व्यक्ति को आप रोककर तिलक लगाकर अपनी बात कह सकते हो। तो आप कहीं भी किसी भी जगह पर जाएंगे तो कॉन्फिडेंस के साथ आप अपने जीवन में अपनी बात को कह सकेंगे। डॉक्टर कुमावत, संस्कार की जो ये पौध है ये अब दिखने लग गई है सब जगह। अब उदयपुर में रहने वाला हर व्यक्ति लगभग इस बात से परिचित है कि ये आपके संस्थान का आयोजन होता है और ये कर रहे हैं आप। आगे का जो आप क्या देखते हैं, आने वाला जो समय है उसमें कुछ और इसमें परिवर्तन करके भारतीय संस्कृति का जो जय घोष है? मैं समझता हूँ कि हमने जिस उद्देश्य को लेकर इस नववर्ष को स्थापित किया, आज उसमें हम पूरी तरह सफल हो गए। आज उदयपुर से जो अलग जगाई वो पूरे भारतवर्ष में फैल चुकी है और अब विश्व में भी नववर्ष अलग अलग जगहों पर हमारे बच्चे जो यहाँ से गए, वो कोई फ्लोरिडा में, कोई न्यूयॉर्क में, कोई वॉशिंगटन डीसी में, कोई पेरिस में है, कोई टोक्यो में है, वो सब बच्चे भी वहाँ पर मना रहे हैं और वो भारतीय कम्युनिटी को इकट्ठा करते हैं और वहाँ नववर्ष मनाते हैं। तो हमारे लिए तो मैं समझता हूँ कि हमने एक बीड़ा उठाया था, एक लौ जगाई थी, उस लौ की आलोक सर्वत्र फैल चुका है और हमको प्रसन्नता है कि अब जन जन इसको मनाने लगा है। और हम भी कोशिश करेंगे कि नए नए परिवर्तन, जैसे इस बार विरासत से जोड़ा है, और भी लोगों को अपनी संस्कृति से जोड़ेंगे और इस काम को जब तक हाथ पैर चलते रहेंगे हमारे, हम करते रहेंगे। डॉक्टर कुमावत, आपसे जो विरासत की जो एक सरिता निकली है, इस पे बात करने का हालांकि हमारी इच्छा है और भी बात करना चाहते हैं आपसे, लेकिन अब कार्यक्रम का क्योंकि समय समाप्त हो रहा है, क्या अपेक्षाएं हैं आम जन से जो आपको इस समय सुन पा रहा है? मैं मैसेज के तौर पे चाहूँगा आपसे। हमें अपनी संस्कृति पर गौरव होना चाहिए, निज पर अभिमान होना चाहिए और जब जब भारतीय पर्व और उत्सव होते हैं उनको उल्लास से मनाने के साथ साथ उस विचारधारा को, उसके अंदर के मर्म को समझना पड़ेगा। केवल दिखावे की संस्कृति जैसे शादी ब्याह में चलती है कि आज हमारे आज मेहंदी की रस्म है और आज हल्दी की रस्म है, वो रस्में बनकर रह गई। हमको रीति रिवाज को जिंदा रखने के लिए उसके मर्म में जाना पड़ेगा। लेडीज संगीत आज दिखावे का काम रह गया कि हमारी औरतें जब इकट्ठी होती थी तो भजन वो गायन करती थी। तो मेरा यही लोगों से कहना है, हमारी संस्कृति को दिखावे की संस्कृति की बजाय हमारे घर की आधारशिला के रूप में उस संस्कृति को अपनाइए, तो मैं समझता हूँ कि हमारा पर्व मनाना सफल होगा। एक बार पुनः उदयपुर, मेवाड़,
राजस्थान और भारतवासियों को नव संवत्सर की हार्दिक शुभकामनाएं। डॉक्टर प्रदीप कुमावत, ये जो जड़ों की ओर लौटने का जो आपका संदेश है, ये संपूर्ण हो, फले फूले, ऐसी हमारी कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद।